नमस्कार दोस्तों। आधार आईसीएस एकेडमी में आप सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट्स का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में आपने क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर तो प्रभु देखते चलिए। भूगर्भिक इतिहास आपका हो चुका है, गतियाँ हो चुकी हैं पृथ्वी की। लास्ट में आपने महासागरीय नितल के बारे में हमने आपको बताया था कि महासागरीय नितल किस तरह से मूव करता है, कैसे प्लेट्स चलती हैं। आज उसी के विषय में हम कुछ आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले एक काम कीजिए, हेडिंग बनाइए प्लेटों की क्रियाविधि, मूवमेंट ऑफ प्लेट्स, प्लेटों की क्रियाविधि। और इस क्रियाविधि में सबसे पहले कल आपको एक चीज़ बताई थी कि सभी महाद्वीप किसी ना किसी प्लेट पर रखे हैं और जब प्लेट खिसकती है तो महाद्वीप भी खिसकते हैं, ठीक है ना? तो आज सबसे पहले एक डायग्राम आपको बनाना है। क्या बनाना है? एक चित्र आपको बनाना है। ध्यान से बनाती चलिएगा, ठीक है? हम भी ध्यान से ही बनाने की कोशिश करेंगे इसे बहुत। ए, बी, सी, डी, एक्स और वाई, एक्स और वाई, ठीक है? तो ये बेसिकली आपको बनाना है। अब क्या करना है आपको? ये बनाने के बाद आपको लिखते भी चलना है और चीज़ों को समझते भी चलना है, ठीक है?
तो ये जो ब्लैक आपको दिख रहा है पोर्शन, ये क्या है? ये है प्लेट। और ये क्या है? ये है मेंटल। ठीक है, ये 4 महाद्वीप हैं, ए बी सी और डी, और ये 2 खाई हैं, एक्स और वाई। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हैं प्लेटों के ऊपर जहां महाद्वीप रखे हैं वहां पर नीचे की तरफ वक्राकार हो गई है। प्लेट क्या है? वक्राकार हो गई है महाद्वीप के वजन से। और इसमें एक आपको बीचों बीच ये संरचना दिख रही है। ये संरचना आप लोग लिख लीजिए, इसे कहते हैं मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियानिक रिज या मध्य महासागरीय कटक। ठीक है, सॉरी। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है? सबसे पहले लिखते भी चलिए, बोल रहा हूं, और समझते भी चलिए। सभी महाद्वीप किसी न किसी प्लेट पर रखे हुए हैं, और जब प्लेट खिसकती है तो ये महाद्वीप भी विस्थापित होते हैं। महाद्वीप भी विस्थापित होते हैं। उपरोक्त चित्र में पृथ्वी की पपड़ी की परिच्छेदिका दिखाई गई है। उपरोक्त चित्र में पृथ्वी की पपड़ी की परिच्छेदिका दिखाई गई है, जिसमें ए बी सी डी 4 प्लेटों पर 4 महाद्वीप रखे हुए हैं। जहां ए बी सी डी 4 प्लेटों पर 4 महाद्वीप रखे हुए हैं। समझ में सब आएगा, बस लिखते चलिए, आने तो दीजिए आगे। जहां पर यह महाद्वीप रखे हैं, जहां पर यह महाद्वीप रखे हैं वहां प्लेटें महाद्वीप के भार से वक्राकार हो गई हैं। वहां प्लेटें महाद्वीप के भार से वक्राकार हो गई हैं। चित्र में एक्स और वाई 2 खाई दिखाई गई हैं। 2 खाई दिखाई गई हैं। साथ ही महासागर के बीच में एक मध्य महासागरीय कटक, मिड ओशियानिक रिज दिखाया गया है। मिड ओशियानिक रिज दिखाया गया है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे पाए जाते हैं। प्लेटों के 3 प्रकार के किनारे पाए जाते हैं। पहला है प्लेटों का रचनात्मक किनारा। पहला है प्लेटों का रचनात्मक किनारा। दूसरा है प्लेटों का विनाशकारी किनारा, तथा तीसरा है प्लेटों का संरक्षी किनारा। देख लिया? अब इसमें पहला हेडिंग बनाइए, प्लेटों का रचनात्मक किनारा। प्लेटों का रचनात्मक किनारा। अब इस चीज को थोड़ा समझिए और लिख देखिए। इस चित्र में देख रहे हैं कि बी और सी 2 महाद्वीप के बीच में मध्य महासागरीय कटक दिखाया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण संरचना है। होता क्या है, आपको कल बताया था जब लास्ट क्लास में हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में बात की थी, तो वहां एस्थेनोस्फीयर आपको बताया था गॉटनबर्ग लेयर और एस्थेनोस्फीयर, जहां पर पदार्थ अर्धगलित अवस्था में रहता है। तो होता क्या है, उस पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा। होता क्या है, मैग्मा जब धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता है तो इस कटक से, मध्य महासागरीय कटक जिसमें एक दरार पाई जाती है, इस दरार से वो मैग्मा समुद्र के संपर्क में आता रहता है। क्या होता है? समुद्र के संपर्क में आता रहता है, और ये मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता चला जाता है, और धीरे धीरे ठंडा होकर ये प्लेट का हिस्सा बन जाता है। समझ में आया? ये मैग्मा ऊपर उठेगा, इस दरार से बाहर निकलेगा, समुद्र के पानी के संपर्क में आएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और प्लेट का ये एक हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया यहां तक? तो यह प्रक्रिया क्या होता है, बहुत धीमी गति से चलती है। तो
ऐसे किनारे जहां मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं, ऐसे किनारों को प्लेटों का रचनात्मक किनारा कहा जाता है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, लिख लीजिए इसे। उपरोक्त चित्र में सामुद्रिक नितल के मध्यवर्ती भाग में, थोड़ा फास्ट रहिएगा, उपरोक्त चित्र में सामुद्रिक नितल के मध्यवर्ती भाग में, ये आपको दिखाया इसलिए जा रहा है ताकि आप बाद में रिवाइज करें तो आप समझ पाएं, वरना चित्र देख के मालूम पड़ा तब तक वैनिश हो गया, दिमाग से सब गायब हो गया। अभी जल्दी कुछ त्यौहार भी आने वाले हैं तो आप तो उनके रंग में रंग जाएंगे ना। हाँ, तो उपरोक्त चित्र में सामुद्रिक नितल के मध्यवर्ती भाग में एक कटक या पहाड़ी दिखाई दे रही है। इसे मध्य महासागरीय कटक के नाम से पुकारते हैं। इसे मध्य महासागरीय कटक के नाम से पुकारते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेटों की क्रियाविधि में यह एक महत्वपूर्ण आकृति मानी जाती है। प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेटों की क्रियाविधि में यह एक महत्वपूर्ण आकृति मानी जाती है क्योंकि इस कटक के नीचे से मेंटल से मैग्मा ब्रैकेट में लिख लेना, अर्धगलित पदार्थ, याद ना रहे तो मैग्मा ऊपर की ओर निकलता है तथा समुद्र के संपर्क में आता है। ऊपर की ओर निकलता है तथा समुद्र के संपर्क में आता है। धीरे धीरे यह मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है तथा प्लेट का हिस्सा बन जाता है। धीरे धीरे यह मैग्मा ठोस होता है तथा प्लेट का हिस्सा बन जाता है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से लगातार चलती रहती है। यह प्रक्रिया अत्यंत धीमी गति से लगातार चलती रहती है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है, साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महासागरों में जिन स्थानों पर मध्य महासागरीय कटक पाए जाते हैं, वहां प्लेटों का रचनात्मक किनारा होता है। पैराग्राफ चेंज। वैज्ञानिकों के अनुसार औसतन एक वर्ष में 2 से 6 सेंटीमीटर प्लेटों का निर्माण हो जाता है। 2 से 6 सेंटीमीटर प्लेटों का निर्माण हो जाता है। चित्र के अनुसार अगर बी और सी प्लेट के बीच में, जो मध्य महासागरीय कटक आप देख रहे हैं, यदि बी और सी प्लेट के बीच में अगर 4 सेंटीमीटर की नई प्लेट बन जाए, अगर 4 सेंटीमीटर की नई प्लेट बन जाए तो बी और सी प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में 2-2 सेंटीमीटर खिसक जाएंगी। 2-2 सेंटीमीटर खिसक जाएंगी। पैराग्राफ चेंज या नेक्स्ट पॉइंट। इस प्रक्रिया को सागरीय नितल का फैलाव, स्प्रेड ऑफ सी, इस प्रक्रिया को सागरीय नितल का फैलाव के नाम से जाना जाता है। स्प्रेड ऑफ सी की खोज 1962 में हैरी हैस नामक वैज्ञानिक ने की थी। यहां तक कोई डाउट किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना हो? नहीं है। सारे किनारे इसी से सॉर्ट आउट होंगे आपके, बेफिक्र रहिए। ठीक है, अगला हेडिंग बनाइएगा, प्लेटों का विनाशकारी किनारा। प्लेटों का विनाशकारी किनारा।
अब इसमें थोड़ा समझ लीजिए कि जो बी प्लेट है वो ए की महाद्वीप की तरफ खिसक रही है और सी प्लेट कहाँ खिसक रही है, डी डी महाद्वीप की तरफ। ऐसा ही हो रहा है ना, जो बी प्लेट है वो सी महाद्वीप की तरफ आ रही है, सॉरी बी प्लेट जो है वो ए महाद्वीप की तरफ बाईं ओर आ रही है और सी दाहिनी तरफ खिसक रही है डी महाद्वीप की तरफ। यदि ये मान लें कि ए प्लेट का रचनात्मक किनारा चित्र से कहीं बाहर है तो क्या होगा, ये ए प्लेट बी की तरफ खिसकेगी दाहिनी ओर। यहां बीच में मध्य महासागरीय कटक ये इधर खिसक रही है, इसका किनारा कहीं चित्र से बाहर है तो ये बी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, धीरे धीरे पास आते जाएंगे। ठीक है ना। ऐसे ही क्या होगा, डी प्लेट के साथ होगा। अगर डी का भी रचनात्मक किनारा चित्र से बाहर कहीं मांग ले तो वो सी के पास आता जाएगा, तो दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे के पास आते जाएंगे। लिख लीजिए यहां तक, पहले यहां तक लिख लीजिए, फिर आगे बताते हैं। उपरोक्त चित्र में बी प्लेट बाईं ओर तथा सी प्लेट दाहिनी ओर खिसक रही है। ये आपको इजी लैंग्वेज में इसलिए लिखा रहे हैं भगवान, ताकि कोई कंफ्यूजन आपके सामने ना आए, चीज़ों को आपको ज़रूरत पड़े समझ पाए और एक्सप्लेन कर पाए अगर कोई पूछता है कहीं आपसे तो। ठीक है, बी चित्र में लिख लिया, यदि ए प्लेट का रचनात्मक किनारा, यदि ए प्लेट का रचनात्मक किनारा चित्र के बाहर कहीं बाईं ओर स्थित हो, यदि ए प्लेट का रचनात्मक किनारा चित्र के बाहर कहीं बाईं ओर स्थित हो तो यह प्लेट अवश्य ही दाहिनी ओर खिसकेगी, तो यह प्लेट अवश्य ही दाहिनी ओर खिसकेगी। इसी प्रकार डी प्लेट का रचनात्मक किनारा, इसी प्रकार डी प्लेट का रचनात्मक किनारा चित्र के बाहर अगर कहीं दाहिनी ओर होगा, चित्र के बाहर कहीं दाहिनी ओर होगा तो डी प्लेट बाईं ओर खिसकेगी। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब क्या होगा ये समझिए, जब ये दोनों महाद्वीप खिसकते हुए ए और बी एक्स खाई पर आएंगे तो ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे। ठीक है, और जो इनकी प्लेट है वो टकराकर एक्स खाई से भूमिगत होकर कहाँ चली जाएगी, मेंटल में, जहां अत्यधिक दाब है। यही प्रक्रिया होगी बाई खाई पर, सी और डी दोनों टकराए, जो इनकी प्लेट है वो टकराकर चली जाएगी कहाँ, बाई खाई से नीचे मेंटल में, और मेंटल में जाकर ये दोबारा मेल्ट होना पिघलना शुरू करेंगे अत्यधिक दाब और ताप के कारण। जब ये अत्यधिक दाब और ताप के कारण दोबारा पिघलना शुरू करेंगे तो खूब फिर मैग्मा की जो है कि लहर बनेगी, मैग्मा फिर और तेजी से ऊपर उठेगा, समुद्र के संपर्क में आएगा, धीरे धीरे ठंडा होगा और प्लेटों का निर्माण होता जाएगा। समझ में आया यहाँ तक। तो यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। क्लियर, लिख लीजिए फटाफट। चित्र में सागरीय नितल में दो स्थानों पर, चित्र में सागरीय नितल में दो स्थानों पर सामुद्रिक खाई एक्स और वाई दर्शाई गई है। सामुद्रिक खाई एक्स और वाई दर्शाई गई है। एक्स खाई जहां पर स्थित है, एक्स खाई जहां पर स्थित है वहां बाईं ओर से ए प्लेट, वहां बाईं ओर से ए प्लेट तथा दाहिनी ओर से बी प्लेट आती है, तथा दाहिनी ओर से बी प्लेट आती है, एक दूसरे से टकराती है और भूमिगत हो जाती है, एक दूसरे से टकराती है और भूमिगत हो जाती है। इसी प्रकार सामुद्रिक खाई वाई पर, इसी प्रकार सामुद्रिक खाई वाई पर सी और डी प्लेटें आपस में टकराकर भूमिगत हो जाती हैं। प्लेटों के ऐसे किनारे को प्लेटों के विनाशकारी किनारे के नाम से पुकारा जाता है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, टकराकर भूमिगत हो जाने के बाद यह प्लेट टकराकर भूमिगत हो जाने के बाद यह प्लेट मेंटल में काफी गहराई में जाकर पिघल जाती हैं। मेंटल में काफी गहराई में जाकर पिघल जाती हैं और संवहनी तरंगों का निर्माण करती हैं और संवहनी तरंगों का निर्माण करती हैं। इस कारण प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं। इस कारण प्लेटें लगातार गतिमान रहती हैं। संवहन, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा, एक लाइन या ब्रैकेट में लिख लीजिए, संवहनी तरंगों की संकल्पना आर्थर होम्स ने दी थी। आर्थर होम्स संवहनी तरंगों की संकल्पना आर्थर होम्स ने दी थी। ठीक है, यहां तक कोई आपत्ति, समस्या, दुख, तकलीफ नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हेडिंग बनाइए, प्लेटों का संरक्षी किनारा। प्लेटों का संरक्षी किनारा लिख लीजिए। हाँ, ये समझा ही हुआ है एक तरह से, इसमें कुछ है नहीं। पृथ्वी की सतह से कभी कभी दो प्लेटें पृथ्वी की सतह से कभी कभी दो प्लेटें एक दूसरे से रगड़ती हुई निकल जाती हैं। एक दूसरे से रगड़ती हुई निकल जाती हैं। प्लेटों के ऐसे किनारे को संरक्षी किनारा कहा जाता है। प्लेटों के ऐसे किनारे को संरक्षी किनारा कहा जाता है। जहां संरक्षी किनारा पाया जाता है, जहां संरक्षी किनारा पाया जाता है, वहां पृथ्वी की सतह पर दरार पड़ जाती है। वहां पृथ्वी की सतह पर दरार पड़ जाती है। इस दरार को भ्रंश या फॉल्ट कहा जाता है। इस दरार को भ्रंश या फॉल्ट कहा जाता है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे सैन एंड्रेस फॉल्ट नामक एक संरक्षी किनारा पाया जाता है। सैन एंड्रेस फॉल्ट नामक संरक्षी किनारा पाया जाता है। ठीक है, यहां तक समझ में आई कहानी। अब आगे चले। आगे याद रखिए, अगला हेडिंग बना लो, लिखाते भी चलेंगे। प्लेट टेक्टोनिक्स तथा महाद्वीपीय विस्थापन। प्लेट टेक्टोनिक्स तथा महाद्वीपीय विस्थापन। यहां तक समझ में आ गया है ना? वेरी गुड। इसमें लिखो, उपरोक्त चित्र में क्योंकि ए प्लेट दाहिनी ओर खिसक रही है, उपरोक्त चित्र में क्योंकि ए प्लेट दाहिनी ओर से खिसक रही है, साथ ही इसके ऊपर रखा महाद्वीप भी दाहिनी ओर खिसक रहा है। साथ ही इसके ऊपर रखा महाद्वीप भी दाहिनी ओर खिसक रहा है। इसी प्रकार बी प्लेट बाईं ओर खिसक रही है और इस पर रखा महाद्वीप भी बाईं ओर खिसक रहा है। इसी प्रकार बी प्लेट बाईं ओर खिसक रही है और इसके ऊपर रखा महाद्वीप भी बाईं ओर खिसक रहा है। दोनों महाद्वीप एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं और इन महाद्वीपों के बीच में स्थित समुद्र लगातार संकरा या छोटा होता जा रहा है।
समझ में आ गई ना। इनके ऊपर बना समुद्र क्या होगा, उसके फैलाव कम होता चला जाएगा, संकरा होता जा रहा है। इस घटना को समुद्र बंद होने की घटना या सी क्लोजिंग, इस घटना को क्या कहा जाता है, समुद्र बंद होने की घटना कहा जाता है। यही घटना कहाँ हो रही है, यही घटना बाई महासागरीय खाई पर भी घटित हो रही है। पैराग्राफ चेंज। अगर यही स्थिति चलती रही तो महाद्वीप टकराकर जुड़ जाएंगे और इनके मध्य का महासागर विलुप्त हो जाएगा। महाद्वीप टकराकर जुड़ जाएंगे और इनके मध्य का महासागर क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। तो प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार इसी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के इतिहास में, प्लेट टेक्टोनिक्स के अनुसार इसी प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी के इतिहास में पैंजिया का निर्माण, कल आपको बताया था पैंजिया का निर्माण हुआ होगा। ठीक है। इस संकल्पना के अनुसार एक बार नहीं बल्कि 2 बार पैंजिया का निर्माण हुआ है। इस संकल्पना के अनुसार एक बार नहीं बल्कि 2 बार पैंजिया का निर्माण हुआ है। पहला पैंजिया पेलियोजोइक युग में बना, पहला पैंजिया पेलियोजोइक युग में बना तथा इस युग के अंत में विखंडित हो गया, तथा इस युग के अंत में विखंडित हो गया। दूसरा पैंजिया मेसोजोइक युग में बना, दूसरा पैंजिया मेसोजोइक युग में बना और इसके विखंडन से आधुनिक महासागरों तथा महाद्वीपों की उत्पत्ति हुई, और इसके विखंडन से आधुनिक महाद्वीपों तथा महासागरों की उत्पत्ति हुई। यहां तक कोई समस्या? पैंजिया भी बताया था कल आपको, डायग्राम भी बताया था उसका, सब कुछ समझाया था आपको कैसे हुआ था। ठीक है। जिन्होंने नहीं देखे हैं लास्ट वीडियोस प्लीज़ जाकर देखें, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब रखें ताकि चीज़ें आपके काम की आपको मिलते रहें। एग्ज़ाम्स काफ़ी क्लोज आ रहे हैं, धीरे धीरे समय लास्ट में आपको नहीं मिलेगा बेस बनाने के लिए। ठीक है। चलिए, ये डायग्राम बन गया सबका, मिटा दें। वेरी गुड। अब एक हेडिंग बनाइए, प्लेट टेक्टोनिक्स और पर्वत निर्माण। प्लेट टेक्टोनिक्स और पर्वत निर्माण। तो याद रखिएगा कि प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से पर्वत निर्माण की घटना की व्याख्या की जा सकती है। ठीक है। एक चित्र के माध्यम से देखिए, ये क्या है, ये 2 महाद्वीप हैं और ये बीच में महासागर है। इस चित्र में क्या हो रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर खाइयाँ पाई जा रही हैं, मिड ओशियनिक ट्रंच यहाँ मिलती हैं, वहाँ ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे के पास आ रहे हैं। अब महाद्वीपों पर आपको पता है समुद्र नदियाँ बहती हैं, तो वो नदियाँ अपने साथ बहुत सारा पदार्थ, कूड़ा करकट, पत्थर, चट्टानों के टुकड़े, विखंडित पदार्थ, वो ला लाकर नदियाँ प्रतिवर्ष महासागरों में, अभी तो बीच में महासागर ही होगा ना यहाँ, उन महासागरों में डालती रहती हैं।
तो सैकड़ों हजारों वर्षों में सैकड़ों फीट मलबा या विखंडित पदार्थ इन दोनों के बीच में जमा हो जाता है। जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से टकराते हैं, जब ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों आ रहे हैं, बीच में क्या है, पदार्थ है काफी सारा। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं तो इनके बीच का पदार्थ क्या होता है, फोल्ड हो जाता है और फोल्ड होकर पर्वत का रूप ले लेता है। समझ में आया? दोनों महाद्वीपों के बीच में क्या है, महासागर, उसमें क्या है, बहुत सारी गाद है, बहुत सारे विखंडित पदार्थ है। जब महाद्वीप टकराएंगे तो इनके बीच में जो विखंडित पदार्थ है ये क्या होगा, संपीड़ित हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा और फोल्ड होकर एक पर्वत के रूप में खड़ा हो जाएगा। तो विश्व में जितने भी वलित पर्वत हैं, चाहे तुम्हारा आल्प्स हुआ, रॉकीज हुआ, तुम्हारा हिमालय हुआ, इन सब का निर्माण किस प्रकार से हुआ है, इसी प्रकार से हुआ है। समझ में आया? लिख लीजिए इसे। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के माध्यम से पर्वत निर्माण की घटना की व्याख्या की जा सकती है। इस परिकल्पना के अनुसार पर्वतों का निर्माण ऐसे स्थान पर होता है, पर्वतों का निर्माण ऐसे स्थान पर होता है जहां सामुद्रिक खाई पाई जाती है या प्लेटों का विनाशकारी किनारा पाया जाता है। जहां सामुद्रिक खाई पाई जाती है या प्लेटों का विनाशकारी किनारा पाया जाता है। ऐसे स्थान पर जब दो महाद्वीपीय प्लेट ऐसे स्थान पर जब दो महाद्वीपीय प्लेटें क्रमशः एक दूसरे की ओर विस्थापित होती हैं, तो उनके मध्य स्थित महासागर संकरा होता चला जाता है। महासागर संकरा होता चला जाता है। महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर में महाद्वीपों से आने वाली नदियां प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों टन विखंडित पदार्थ डालती रहती हैं। प्रतिवर्ष लाखों करोड़ों टन विखंडित पदार्थ डालती रहती हैं, जिस कारणवश महाद्वीपों के मध्य स्थित महासागर की तली में हजारों वर्ष में सैकड़ों फीट मोटी विखंडित पदार्थों की परतें जमा हो जाती हैं। महासागर की तली में हजारों वर्षों में सैकड़ों फीट मोटी विखंडित पदार्थों की परतें जमा हो जाती हैं। जब दोनों महाद्वीप एक दूसरे से टकराते हैं, तो मध्यवर्ती महासागर की तली में उपस्थित सैकड़ों फीट मोटी विखंडित पदार्थों की परत संपीड़ित होकर वलित हो जाती है, जिस कारण प्लेटों के विनाशकारी किनारों के ठीक ऊपर वलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। संसार के सभी वलित पर्वत जैसे हिमालय, रॉकीज, एंडीज, एटलस आदि का निर्माण इसी प्रक्रिया द्वारा हुआ है। हिमालय की उत्पत्ति अल्पाइन पर्वत निर्माण काल में हुई।
नेक्स्ट हेडिंग बना लीजिए एक छोटा सा और, इसे कंप्लीट करते हैं टॉपिक को आज। प्लेट टेक्टोनिक्स और भूकंप तथा ज्वालामुखी समझा हुआ है आपने? समझा हुआ है, केवल लिख लीजिए। ज्वालामुखी तथा भूकंप ज्यादातर प्लेटों के किनारे पर आते हैं। प्लेटों के किनारे पर आते हैं क्योंकि प्लेटों के किनारे पृथ्वी की पपड़ी के कमजोर स्थल होते हैं। पृथ्वी की पपड़ी के कमजोर स्थल होते हैं, जिन्हें अस्थिर क्षेत्र या अनस्टेबल जोन के नाम से पुकारा जाता है। पैराग्राफ चेंज। प्लेटों का विनाशकारी किनारा, हेडिंग बना लीजिए छोटे छोटे फटाफट। प्लेटों का विनाशकारी किनारा, प्लेटों का विनाशकारी किनारा प्लेटों के आपस में टकराकर मैग्मा में परिवर्तित होते रहने के कारण इस किनारे के नीचे अत्यधिक मात्रा में मैग्मा पाया जाता है। अत्यधिक मात्रा में मैग्मा पाया जाता है। जब प्लेटें भूमिगत होकर पिघलती हैं तो अत्यधिक जटिल रासायनिक प्रक्रियाओं से गुजरती हैं, जिस कारण गैस की भी उत्पत्ति होती है। गर्म गैस से युक्त यह माग्मा बड़ी तेजी से ऊपर उठता है। अगर उस स्थान की पपड़ी पतली होती है, ब्रैकेट में लिख दीजिए जैसे महासागरीय पपड़ी। अगर उस स्थान की पपड़ी पतली होती है तो यह गर्म गैस से मिश्रित मैग्मा उसे तोड़ता हुआ ज्वालामुखी का उद्गार कर देता है। इसके अतिरिक्त यदि उस स्थान की पपड़ी मोटी होती है जैसे महाद्वीपीय पपड़ी तो गर्म गैस युक्त मैग्मा तेजी से बल लगाता है, जिस कारण भूकंप आते हैं। पैराग्राफ चेंज कर एक लाइन लिख लीजिए बस। रचनात्मक और संरक्षी किनारे भी पृथ्वी के कमजोर स्थल होते हैं। इन स्थानों पर भी अक्सर भूकंप तथा ज्वालामुखी आते रहते हैं। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। इसे जाकर समझिए, रिवाइज कीजिए। कुछ समझ नहीं आता वीडियो के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी समझ में नहीं आता तो हम यहाँ आपके लिए उपस्थित हैं। अगर हमसे आप दोबारा पूछ सकते हैं, ऑफिस में चाहे ऑफिस में, क्लास में चाहे क्लास में, जैसे आप चाहें। ठीक है,
तो इन पोर्शंस को आपको बार बार रिवाइज करना है अच्छे से, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ना रहे। अभी तक आपने पढ़ा है तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर एक भी लेक्चर या एक भी चीज़ आपकी समझने में मिस होती है तो आगे का पूरा मोमेंटम आपका बेकार हो जाएगा, टूट जाएगा, आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। क्लियर? तो इस चीज़ का विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। जिस तरह से क्लासेस आपको लेकर जा रहे हैं इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसी तरह से आपको समझना है। तो आज के लिए इतना ही आप सभी के लिए। आगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी तो अगले टॉपिक्स पर इस पर चर्चा करेंगे जो भी होंगे। थैंक यू।